का एक शेर है, दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे, हम कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। पाकिस्तान ने भारत के रिश्तों को तनातनी की उस छोर तक पहुंचा दिया जिसमें दोस्ती की बातें कल्पना लगती हैं। लेकिन विदेश नीति और खासकर पड़ोसी देश का मसला हो तो सिर्फ तनाव से काम नहीं चल सकता, बल्कि संवाद कायम करना पड़ता है। कई बार उस संवाद का दबाव इतना होता है कि पुरानी कड़वाहटों को भूलना पड़ता है। भारत ने पाकिस्तान से कई बार रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन जवाब में पाकिस्तान आतंकवाद का खंजर निकालता रहा है। उस आतंकी खंजर के घाव से आज भी भारत की पीठ लहूलुहान है। लेकिन आरएसएस के एक बयान से बातचीत के लिए उम्मीदों का दरवाजा खुलता फिर दिख रहा है। ये दूसरी बात है कि इस भरोसे के बदले पाकिस्तान से भरोसा मिलेगा या धोखा, ये कहना मुश्किल है। पाकिस्तान के नफरत और हैवानियत का सबसे बड़ा सबूत 22 अप्रैल 2025 को मिला, जब कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों से धर्म पूछकर आतंकवादियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अमानवीय घात था, जिसका प्रतिघात भारत ने दिया 6 से 7 मई 2025 की आधी रात को, जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। पिछले एक साल में भारत और पाकिस्तान के संबंध सबसे खराब और निचले स्तर पर हैं। दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से बातचीत पूरी तरह बंद है। न आर्थिक संबंध ठीक है, न राजनयिक संबंध बेहतर होने की उम्मीद दिख रही है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर 2 की हैसियत वाले दत्तात्रेय होसबोले ने एक बयान देकर दोनों देशों के बीच तनातनी की बर्फ को पिघलाने की एक कोशिश की। पहले सुनिए कि होसबोले ने क्या कहा। Pakistan is the pinpricks it is trying to give, like in Pulwama, etc. We have to answer wholesomely according to the situation, because the security and self-respect of a country and a nation has to be protected, and the government of the day should take note of it and take care of it. But at the same time, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Okay. Trade and commerce goes on. Yeah. Visas are being given. So that we should not stop it. But because there should be a window for always for a dialogue. संभावनाओं की जिस खिड़की को खोलने की वकालत आरएसएस के सहसर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले कर रहे हैं, उस पर एक ईमानदार पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में हिंदुस्तान की बागडोर संभालने के बाद ही किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सार्क के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, जिनमें सबकी नजरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर टिकी थीं कि वो आते हैं या नहीं, लेकिन शरीफ आए। इससे उम्मीद जगी कि रिश्तों में पाकिस्तान अब ईमानदारी भी बरतेगा और शराफत भी दिखाएगा। इसी विश्वास के साथ भारत ने कुछ गंभीर मुद्दे भी उठाए। तब नई बनी मोदी सरकार ने पूछा कि सीमा पार आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है। मुंबई में 26/11 को हुए हमले के मुकदमे में देरी क्यों हो रही है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए दोनों सरकारों ने तय किया कि उसी साल अगस्त महीने में दोनों देशों के विदेश सचिव मिलेंगे और बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपना आतंकी चेहरा दुनिया को दिखा दिया जब भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने बातचीत से पहले घाटी के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात कर ली।
इससे नाराज होकर और ठगा महसूस करके भारत ने बातचीत रद्द कर दी। दरअसल मोदी सरकार बनने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के उस प्रथम भारत आगमन पर पीएम मोदी ने नवाज शरीफ की मां के लिए एक विशेष शॉल उपहार में दी, जबकि पाकिस्तान लौटने के बाद नवाज शरीफ ने पीएम मोदी की मां हीराबा के लिए खूबसूरत सफेद साड़ी भेजी थी, जिसकी तस्वीरें उन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद भी अगर बात नहीं बन पाई तो इसके पीछे यही कारण माना जाता है कि पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार पर तब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नकेल कस दी थी कि ऐसे कैसे वो भारत से बात कर लेंगे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। पाकिस्तान ने आतंकवाद को कुटीर उद्योग बना दिया है। ये बात सही है कि 1980 के दशक में पाकिस्तान ने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया, लेकिन काफी पहले से वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा था। आजादी के समय जैसा खून खराबा भारत ने देखा, वैसे दुनिया के किसी देश ने बंटवारे में भी नहीं देखा होगा। उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान से संबंध सुधारने की तमाम कोशिश तो हुई, लेकिन जब शुरुआत ही युद्ध से हो गई हो तो हालात संभालना मुश्किल था। पाकिस्तान के आतंकवादी चरित्र को भारत बखूबी जानता है। ये कहानी 1947 से ही शुरू होती है। तब पाकिस्तान ने अपने कबीलों और सेना के साथ अचानक जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान ने अपने उस साजिश भरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गुलमर्ग रखा था। तब करीब 20,000 पश्तून कबीलाई लड़ाकों को पाकिस्तानी सेना ने आधुनिक हथियार, गोला बारूद और रसद देकर तैयार किया। मेजर जनरल अकबर खान के नेतृत्व में इन कबाइलियों का पहला हमला 22 अक्टूबर 1947 को हुआ। कबाइलियों ने मुजफ्फराबाद और डोमेल के रास्ते कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया। किसी को इसका अंदाजा न था, न पाकिस्तान से ऐसे धोखे की उम्मीद थी। पाकिस्तानियों ने वहां भारी लूटपाट, आगजनी और निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया। इतनी बड़ी पाकिस्तानी फौज को देखकर जम्मू और कश्मीर के महाराज हरि सिंह के हाथ पांव फूल गए। तब उन्होंने 26 अक्टूबर को भारत में विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। 27 अक्टूबर 1947 को पहली बार भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के जवानों को डकोटा विमानों के जरिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतारा गया। 1 जनवरी 1948 को भारत इस हमले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले गया, जिसने 1 साल बाद पूरी तरह युद्ध विराम घोषित कर दिया। तब तक पाकिस्तान कश्मीर के 1/3 हिस्से पर जबरन कब्जा कर चुका था, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। उस पीओके पर 8 दशक बाद भी भारत की नजर और अधिकार की भावना है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह तक बार बार दोहरा चुके हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है।
भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है। भारत पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर को भूल नहीं सकता और पाकिस्तान की नीयत ऐसी है नहीं कि वो उस पर ईमानदारी का परिचय दे, बल्कि उसके बाद भी पाकिस्तान ने बार बार धोखे का ही परिचय दिया। जबकि इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब भारत ने दिल खोलकर पाकिस्तान की मानवीय सहायता की। 1960 में भारत ने उदारता दिखाते हुए सिंधु जल समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को देने पर सहमति जताई। साथ ही पाकिस्तान में बेहतर नहर प्रणाली बनाने के लिए भारत ने तब 83 करोड़ रुपए दिए थे, जिसकी कीमत आज 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाजन के बाद कश्मीर में हमले और एक हिस्से पर कब्जे के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को तब 55 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद कर दी थी, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में भारत पर ही हमला कर दिया। 2005 में जब पाकिस्तान में विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने तत्काल वायुसेना के जहाजों और ट्रेनों के जरिए 900 टन से ज्यादा राहत सामग्री भेजी, जिसमें टेंट, दवाइयां, कंबल और खाद्य सामग्री शामिल थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भी वित्तीय सहायता की पेशकश की थी, लेकिन भूख से तड़पते पाकिस्तान के पेट में हिंदुस्तान की रोटी गई तो उसने मुंबई में 26/11 जैसे जघन्य आतंकी हमले को अंजाम दिया। 5 साल बाद 2010 की भीषण बाढ़ आई तो भारत ने $2.5 करोड़ यानी 207 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र के जरिए भी 207 करोड़ रुपए की ही मदद और भोजन पाकिस्तान तक पहुंचाया। लेकिन इससे पाकिस्तान सुधरा नहीं, बल्कि सीमा पर हमारे जवानों का सिर काटने का घिनौना काम करने लगा। भारत ने दशकों तक हजारों पाकिस्तानियों की दिल, लिवर और बच्चों की बीमारियों के इलाज के लिए बहुत उदारता के साथ मेडिकल वीजा जारी किए। भारत ने ये कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, लेकिन जब धर्म पूछकर पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में हिंदुस्तानियों को गोली मारी तो भारत ने वीजा सेवा निलंबित कर दिया। इश्क में ये शायराना सोच अच्छी लग सकती है कि तू जफा करे हम वफा करें, तुम धोखा दो हम मोहब्बत निभाएं, लेकिन दो देशों के रिश्ते कूटनीति की कसौटी पर कसे जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीति की किश्ती अक्सर पाकिस्तानी फौज के चलाए जाने वाले आतंकवाद के भंवर में फंस जाती है। भारत बहुत शिद्दत से दोस्ती निभाता है, लेकिन बदले में पाकिस्तान आतंक की सप्लाई करने लगता है। जब भी भारत पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पाकिस्तान का धोखा याद आता है। इसलिए सवाल उठता है कि भारत उस धोखे पर भरोसा कैसे करे। पाकिस्तान का निर्माण ही नफरत की बुनियाद पर हुआ। दूसरी तरफ भारत के हर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से बेहतर संबंधों की पहल की। मोदी सरकार में भी कोशिशें जारी रहीं, लेकिन पिछले 12 सालों में 6 ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण पाकिस्तान का गंदा खेल सामने आ गया। पाकिस्तान का अलगाववादी नेताओं से प्रेम के कारण अगस्त 2014 में विदेश सचिव स्तर की बातचीत नहीं हो पाई। जनवरी 2016 में पठानकोट में एयरबेस पर आतंकी हमले हो गए। सितंबर में उसी साल उरी में सेना के कैंप पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे पर पाकिस्तान घाटी में आतंकवादियों को हवा देने लगा। फिर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 निहत्थे सैलानियों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसलिए जब दत्तात्रेय होसबोले ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए संभावनाओं का दरवाजा खोलने की बात कही तो कांग्रेस सवालों से लैस हो गई। कांग्रेस ने पूछा कि 22 अप्रैल 2025 और 12 मई 2026 के बीच ऐसा क्या हो गया जो युद्ध से संवाद तक आरएसएस पहुंच गया। What has materially changed between the Baisran massacre on 22nd of April 2025 and the 12th of May 2026, when the gentleman in question ostensibly gave this interview? Has Pakistan given any concrete assurances that they will adhere to the commitments that were given earlier by their respective prime ministers and military dictators, that Pakistan will eschew
the use of terror as an instrument of state policy? आरएसएस पाकिस्तान को सांस्कृतिक रूप से भारत का हिस्सा मानता है। उसके राष्ट्रवाद की विचारधारा में पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर भी जोर है। इसलिए जब पीएम की हैसियत से 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर गए थे तो आरएसएस की भी मौन सहमति बताई जाती है। उसी दौरान दिल्ली लाहौर के बीच सदाए सरहद के नाम से बस सेवा शुरू हुई तो उसका विरोध न करके आरएसएस ने कूटनीतिक लचीलेपन का परिचय दिया था। आरएसएस का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सुधार के लिए पाकिस्तान के सूफी संतों, बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं को बुलाता रहता है। नई शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत में तब के संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने तमाम पाकिस्तानियों से मुलाकात की थी और पड़ोसी प्रथम का दर्शन दिया था। 2004 में जब तनातनी के बीच